कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर पालघर से। यहाँ 27 साल की एक बेहद खूबसूरत और जिंदगी से भरी हुई लड़की रहती थी, जिसका नाम था श्रद्धा मदन वालकर। श्रद्धा का बचपन बहुत आसान नहीं था। उसके माता पिता सुमन वालकर और विकास वालकर के बीच अक्सर अनबन रहती थी। घर का माहौल तनावपूर्ण होने के कारण पिता अक्सर परिवार से अलग ही रहते थे। श्रद्धा अपनी मां सुमन वालकर और अपने छोटे भाई श्रीजय के साथ रहती थी। लेकिन इन सब पारिवारिक परेशानियों के बावजूद श्रद्धा के सपने बहुत बड़े थे। उसने मास मीडिया में अपनी डिग्री पूरी की थी। जब श्रद्धा 20 साल की हुई तो उसने सोचा कि अब बहुत हो गया है, कब तक हमारी मॉम हमें सपोर्ट करती रहेगी, मुझे खुद से कुछ काम करना चाहिए। तो पालघर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से श्रद्धा ने मुंबई मूव करने का सोचा। साल 2018 में श्रद्धा सपनों के शहर मुंबई आ गई। मुंबई के मलाड इलाके में श्रद्धा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी शुरू कर दी। हालांकि रोज रोज पालघर से मलाड आने जाने में उसे काफी तकलीफ होती थी, तो उसने सोचा कि वो अपने ऑफिस के करीब ही एक फ्लैट रेंट पर लेगी। उसकी मां ने भी कहा कि यही सही फैसला है, तो श्रद्धा ने पालघर का घर छोड़कर मलाड में ही रेंट पर रहने लगी। अकेले थोड़ा टाइम लगा उसे एडजस्ट होने में, पर वो स्लोली फ्रेंड्स बना रही थी और मुंबई कल्चर में सेटल होने का ट्राई कर रही थी। श्रद्धा नए दोस्त ढूंढ रही थी और उसी समय उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से होती है, जो उसी ऑफिस में उसके साथ काम करता था। बातचीत के दौरान पता चलता है कि 28 साल का आफ्ताब भी महाराष्ट्र के वसई का ही रहने वाला था। वो एक पढ़ा लिखा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला और बेहद चार्मिंग नौजवान था। आफ्ताब ने एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई की थी, मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी और मुंबई के एक नामी 5 स्टार होटल से शेफ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली थी। बाहर से देखने पर आफ्ताब एक बेहद सुलझा हुआ और मॉडर्न लड़का लगता था। ऑफिस की जान पहचान जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई। अब वो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं मिलते थे, बल्कि बाहर भी साथ घूमने लगे। आफ्ताब की मीठी बातें, उसका कॉन्फिडेंस और उसका केयरिंग नेचर श्रद्धा को बहुत पसंद आ रहा था। अपनी पारिवारिक उलझनों और अकेलेपन से दूर श्रद्धा को आफ्ताब में एक ऐसा हमसफर नजर आने लगा जो उसे समझता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और उनका यह अट्रैक्शन एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गया। रिलेशनशिप शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के सामने एक प्रपोजल रखा। आफ्ताब, जो खुद अपने परिवार से दूर अकेले रहता था, उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुंबई जैसे शहर में अकेले रहना बहुत खर्चीला है, क्यों ना हम एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहें। उस वक्त श्रद्धा को आफ्ताब का यह प्रपोजल बहुत सही लगा और उसने लिव इन में रहने के लिए हाँ कर दी। साल 2019 में दोनों ने मुंबई में एक किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। उन्होंने मुंबई के मलाड एरिया में ही एक फ्लैट किराए पर लिया और एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहने लगे। बाहर से देखने पर ये एक परफेक्ट मॉडर्न लव स्टोरी लग रही थी। इसके बाद श्रद्धा ने सोचा कि वो अपनी मां को उसके और आफ्ताब के रिलेशनशिप के बारे में बता देगी और वो पालघर जाके अपने मां से बात करने लगी। अपनी मां सुमन को आफ्ताब और अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में श्रद्धा ने बताया और यह भी कहा कि वह आफ्ताब से शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सुमन चौंक गई और घर में तूफान आ गया। उसकी मां ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने श्रद्धा को कहा कि हम हिंदू हैं और वो मुसलमान, अलग धर्म होने के कारण हमारी फैमिली और हमारा समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब श्रद्धा ने अपनी मां की बात नहीं मानी तो मां ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मदद मांगी, इस उम्मीद में कि श्रद्धा एटलीस्ट अपने पिता की बात मानेगी। सुमन ने तुरंत ही विकास को घर बुलाया और श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने भी श्रद्धा को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्यार के नशे में चूर श्रद्धा ने उनकी भी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद काफी दिनों तक परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उसका परिवार उसे आफ्ताब से अलग करना चाहता था, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा हुआ। परिवार के साथ उसकी रोज रोज की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि श्रद्धा ने एक दिन गुस्से में सारी हदें पार कर दी। उसने अपने माता पिता से चीख कर कहा, आज से मेरा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे लिए अब आफ्ताब ही सब कुछ है, मुझे दोबारा कभी कांटेक्ट मत करना। ये कहकर श्रद्धा ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। सितंबर 2019 ये वो महीना था जब श्रद्धा ने अपने सबसे बड़े सुरक्षा कवच, अपने परिवार को अपने ही हाथों तोड़ दिया था। अब वो इस बड़ी दुनिया में आफ्ताब के साथ बिल्कुल अकेली थी। श्रद्धा ने अपने माता पिता के फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। श्रद्धा ने अपनी तरफ से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वह ना अपने परिवार से मिलती, ना उनका फोन उठाती। उसका छोटा भाई श्रीजय बस कभी कभी उसकी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर यह तसल्ली कर लेता था कि उसकी बहन जिंदा है और ठीक है।
इसके बाद उसकी माँ हर रोज श्रद्धा के बारे में सोच सोच कर परेशान रहती थी और इसी परेशानी के चलते सुमन की तबीयत भी खराब हो रही थी। और फिर 28 जनवरी 2020 को श्रद्धा की जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। उसकी माँ सुमन का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। अपनी माँ की मौत की खबर ने श्रद्धा को अंदर तक तोड़ दिया। वो माँ के अंतिम संस्कार में गई, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई, जहां वो अपने पिता को गले लगा के रोने लगी। माँ की मौत के बाद श्रद्धा आफताब पर इमोशनली पूरी तरह से डिपेंड हो गई थी और यहीं से आफताब का असली चेहरा सामने आना शुरू हुआ। जो रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था वो अब एक घुटन भरे जाल में तब्दील होने लगा था। सच्चाई ये थी कि आफताब कोई जिम्मेदार इंसान नहीं था। वो अक्सर घर पर खाली बैठा रहता था, जबकि श्रद्धा रोज ऑफिस जाकर मेहनत से पैसे कमाती थी। आफताब श्रद्धा की ही कमाई से अपने महंगे शौक पूरे करता था, अपने लिए गांजा खरीदता था और घर का सारा खर्चा श्रद्धा पर डाल देता था। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। श्रद्धा चाहती थी कि उसकी और आफताब की जल्द शादी हो और दोनों ऑफिशियल पति पत्नी की तरह रहे, लेकिन आफताब हमेशा ही इस बात को इग्नोर कर देता था। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में चीजें और खराब होने लगी। जब जब श्रद्धा आफताब से शादी की बात करती, तब तब आफताब और श्रद्धा में बहुत झगड़े होते थे। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई थी कि आफताब ने श्रद्धा पर हाथ भी उठाया था। एक बार तो श्रद्धा ने रोते हुए अपनी एक दोस्त को फोन किया और कहा कि आफताब ने उसे इतनी बुरी तरह मारा है कि अगर वो आज रात उसके साथ रुकी तो वो उसे जान से मार देगा। श्रद्धा इतनी डरी हुई थी कि उसने अपने दोस्त को कहा कि उसने पुलिस कंप्लेंट करने तक का मन बना लिया था। लेकिन हर बार की तरह आफताब उसके पास आता है और एक शातिर शिकारी की तरह मगरमच्छ के आंसू बहाता था, माफी मांगता था और श्रद्धा इस उम्मीद में उसे माफ कर देती कि एक दिन वो उससे शादी कर लेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आफताब अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा था। आफताब लगातार उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था जिसके जरिए वो श्रद्धा से मिला था। वो दूसरी लड़कियों से मिलता था। जब श्रद्धा को इस बारे में पता चला तो उसने विरोध किया, जिसके बाद आफताब ने उसे ही मेंटली टॉर्चर किया और कहा कि तुम पागल हो रही हो, तुम बेवजह शक करती हो। दोनों के बीच भयंकर झगड़े होते थे, लेकिन श्रद्धा इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रही थी। 2022 में जाके आफताब के परिवार को भी पता चला कि आफताब किसी हिंदू लड़की के साथ रह रहा है। आफताब के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को नकार दिया और उसके परिवार वालों ने कहा कि वो श्रद्धा को छोड़ दे। रोज रोज के झगड़ों और मुंबई की घुटन से बचने के लिए आफताब ने एक नया कार्ड खेला। उसने श्रद्धा से कहा कि मुंबई में हमारे परिवार हमें कभी एक नहीं होने देंगे, चलो सब कुछ पीछे छोड़कर दिल्ली चलते हैं, एक नई जगह में एक नई शुरुआत करते हैं। श्रद्धा को लगा कि आफताब सुधरना चाह रहा है और वो भी रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई थी, इसीलिए उसने दिल्ली जाने के लिए हाँ कर दी। दिल्ली जाने से पहले मई 2022 की शुरुआत में अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो पहले हिमाचल प्रदेश घूमने गए और फिर 8 मई 2022 को दिल्ली पहुंच गए। कुछ दिन वो आफताब के दोस्त के यहाँ रुके और वहां रुकने के बाद 15 मई को उन्होंने छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। श्रद्धा बहुत खुश थी। उसे लगा कि दिल्ली में वो आखिरकार आफताब से शादी कर लेगी। दिल्ली में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। जून, जुलाई, अगस्त का महीना बीत गया। जब श्रद्धा की एक दोस्त उसे कॉल कर रही थी, तब श्रद्धा का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कई हफ्तों तक उसका फोन नहीं लग रहा था। शुरुआत में उसकी दोस्त को लगा कि वो अपनी नई जिंदगी में बिजी होगी, लेकिन जब अक्टूबर आ गया और श्रद्धा के दोस्त ने श्रद्धा के पिता को कॉल करके पूछा कि क्या श्रद्धा का कोई नया नंबर है, उसने बताया कि श्रद्धा का फोन नहीं लग रहा है। तो उस पर पिता ने बताया कि नहीं, श्रद्धा का वही एक नंबर है। फिर उसकी दोस्त ने बताया कि उसकी श्रद्धा से महीनों से कोई बात नहीं हुई है और उसने ये भी कहा कि वो आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई है। ये सुनकर पिता विकास वालकर घबरा गए। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उसने नंबर बदला होगा और उसने उन्हें नहीं बताया होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे श्रीजय को कहा कि सोशल मीडिया पर चेक करो कि उसका कोई अपडेट है, उसके भाई श्रीजय, जो अक्सर इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बहन की हालचाल का अंदाजा लगाता था, उसने तब नोटिस किया कि श्रद्धा के अकाउंट पर कोई हलचल नहीं है। उसने महीनों से कोई नई फोटो अपलोड नहीं की थी। यह देखकर उसके पिता ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए 6 अक्टूबर 2022 को महाराष्ट्र के पालघर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की शुरुआत ही जांच पड़ताल में पता चलता है कि श्रद्धा कुछ महीने पहले तक आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही थी। पुलिस आफताब का मोबाइल नंबर किसी तरह हासिल कर लेती है और फोन पर ही आफताब से श्रद्धा के बारे में पूछताछ करती है। आफताब ने बेहद शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में पुलिस को बताया, सर, हमारी 22 मई 2022 को बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में अपना फोन और सारा सामान लेकर घर से निकल गई। उसने कहा था कि मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, मुझे नहीं पता वो अब कहां है। और आफताब ने यह भी कहा कि
मैं खुद उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। प्लीज सर, आप उसे जल्द से जल्द ढूंढिए। आफताब की फर्राटेदार अंग्रेजी और उसके शुरुआत में पुलिस को भी चकमा दे दिया। पुलिस इसके बाद अपनी ओर से जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद क्योंकि श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली की थी, इसलिए यह केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो सबसे पहले आफताब को बुलाया। 3 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस पूछताछ शुरू करती है। इस बार आफताब का रिटेन स्टेटमेंट लिया गया था। इस बार भी आफताब ने अपनी पुरानी बात ही दोहराते हुए कहा कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई। उसके बाद श्रद्धा रूम छोड़कर चली गई। अब मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहां है। इस पूछताछ में भी पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली और एक बार फिर से आफताब को छोड़ दिया गया। इस पूछताछ के बाद आफताब अपनी नॉर्मल रूटीन जीने लगता है। हालांकि बाद में जब आफताब के इस लिखित बयान की जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस वालों को कई जगह आफताब के बयान में कमी नजर आने लगती है और पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं आफताब बहुत कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद एक बार फिर से 8 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफताब को सवाल जवाब के लिए बुलाती है। इस बार आफताब अपने ही बने जाल में बुरी तरीके से फंस जाता है। दरअसल शुरुआती 2 बार की पूछताछ में आफताब ने बताया था कि श्रद्धा से 22 मई को उसकी बहुत ज्यादा नोकझोंक हुई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसी के बाद श्रद्धा 22 मई 2022 को ही अपना मोबाइल लेकर और अपने कुछ कपड़े लेकर वहां से निकल गई थी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक दिन पुलिस वाले को पता लगता है कि एक तरफ आफताब ने पूछताछ में बताया था कि 22 मई को ही श्रद्धा अपना मोबाइल लेकर चली गई थी, जबकि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल से ही एक बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के बैंक अकाउंट पर 52,000 का ट्रांजैक्शन किया गया था। उस समय मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्ट छतरपुर में उसी जगह की थी जहां पर पहले श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। इसके अलावा जब पुलिस ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि मई के आखिरी हफ्ते में भी उसी छतरपुर की लोकेशन से श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया जा रहा था और कुछ दोस्तों से चैट भी हुई थी। यहां तक कि 31 मई 2022 को भी छतरपुर लोकेशन से ही श्रद्धा की एक फ्रेंड से चैट हुई थी। अब दिल्ली पुलिस आफताब से सवाल करती है कि अगर 22 मई को ही श्रद्धा यहां से जा चुकी है तो आखिर उसका मोबाइल फोन कैसे पहले 26 मई और फिर 31 मई को इसी घर पर ऑन हुआ और उससे ट्रांजैक्शन हुए। आफताब इन सवालों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता है और फिर कढ़ाई से पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। आखिरकार पुलिस की सख्ती और टॉर्चर के आगे आफताब की सारी हेकड़ी निकल जाती है और फिर आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। आफताब ने कांपती हुई आवाज में नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ कबूल किया, श्रद्धा मुझे छोड़कर नहीं गई थी। वो कभी इस फ्लैट से बाहर निकली ही नहीं। मैंने उसे मार दिया है। ये कोई आम मर्डर नहीं था। पुलिस ने जब पूछा कि लाश कहां है तो आफताब ने जो कहानी सुनाई वो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी थी। आफताब ने बताना शुरू किया कि 18 मई 2022 की शाम को क्या हुआ था। दिल्ली आए हुए उन्हें मुश्किल से 10 दिन ही हुए थे। शाम के वक्त घर के खर्चों और श्रद्धा की शादी की लगातार की जा रही मांग को लेकर दोनों में तीखी बहस छिड़ गई। श्रद्धा अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में पागल आफताब ने श्रद्धा को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वो उठ पाती 28 साल का आफताब उसके सीने पर चढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों से श्रद्धा का गला दबोच लिया। श्रद्धा तड़पती रही, छटपटाती रही, लेकिन आफताब ने अपनी पकड़ तब तक ढीली नहीं की जब तक श्रद्धा की सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं गईं और उसका शरीर नीला नहीं पड़ गया। कत्ल करने के बाद आफताब घबराया नहीं। वो वहीं लाश के पास बैठा रहा। उसे थकान महसूस हो रही थी तो उसने आराम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। जब डिलीवरी वाला आया तो उसने दरवाजे पर ही खाना कलेक्ट कर लिया और उसी कमरे में लाश के बगल में बैठकर उसने वो खाना खाया, बियर पी और फिर दूसरे कमरे में जाकर आराम से सो गया। अगली सुबह 19 मई को जब वो उठा उसे लाश को ठिकाने लगाना था। एक प्रोफेशनल शेफ रह चुका आफताब जानता था कि मांस को कैसे काटा जाता है। वो मार्केट गया और उसने एक 300 लीटर का बड़ा फ्रिज खरीदा। फिर वो एक हार्डवेयर की दुकान पर गया और वहां से मांस काटने वाली एक बेहद धारदार आरी खरीदी। साथ ही कचरा फेंकने वाले भारी काले प्लास्टिक बैग्स, ब्लीच और खतरनाक केमिकल्स भी खरीदे। घर आकर उसने श्रद्धा की लाश को घसीटकर बाथरूम में डाला। खून जम न जाए इसलिए उसने बाथरूम का शावर फुल स्पीड में चला दिया और फिर उसने उस आरी से अपनी ही प्रेमिका के शरीर को काटना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर एनाटॉमी पढ़कर उसे पता था कि शरीर कैसे काटना है। जब वह श्रद्धा के शरीर का हिप वाला हिस्सा काट रहा था तो पानी और खून की वजह से आरी स्लिप हो गई
और आफताब के बाएं हाथ पर एक गहरा कट लग गया। हाथ से खून बहने लगा और दर्द होने लगा। वह तुरंत पास के एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब उससे पूछा कि यह कट कैसे लगा, तो उस शातिर कातिल ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया, मैं फ्रूट्स काट रहा था। तभी चाकू स्लिप हो गया। उसने बड़े आराम से डॉक्टर से अपने हाथ पर टांके लगवाए और वापस उसी फ्लैट में आ गया और अपना काम शुरू कर दिया। कई घंटों की हैवानियत के बाद उसने उस लड़की के शरीर के पूरे 35 टुकड़े कर दिए थे। जिससे वो प्यार करने का दावा करता था, उसी को वो बड़ी बेरहमी से काटता रहा। इन टुकड़ों को उसने एक एक करके काले पॉलीथीन बैग्स में पैक किया और उसके बाद उसी नए फ्रिज के फ्रीजर में उसने सजा कर रख दिया। उसी फ्रिज में वो अपना खाने पीने का सामान भी रखता था और रोज उसे खोलकर इस्तेमाल करता था। वो बड़े आराम से फ्रिज से दूध निकालकर ऐसे चाय बना के पीता था मानो कुछ हुआ ही ना हो। मई के महीने में गर्मी होती है, इसीलिए लाश की बदबू न फैले, इसके लिए वो दिन रात अगरबत्ती जलाता और घर को केमिकल से धोता था। इसके बाद अब शुरू हुआ उसके लाश ठिकाने लगाने का मास्टर प्लान। अगर वो सारे टुकड़े एक साथ फेंकता तो किसी की भी नजर पड़ सकती थी। उसने एक खौफनाक रूटीन बना लिया। हर रात करीब 2 बजे वो अपने बैकपैक में 1 या 2 पॉलीथीन बैग डालता और छतरपुर से निकलकर मेहरौली के घने जंगलों या सुनसान इलाकों में जाकर उन टुकड़ों को जानवरों के खाने के लिए फेंक देता। यही नहीं, वो एक डायरी में नोट करता था कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फेंका है, ताकि एक जगह पर ज्यादा टुकड़े न मिले। अगले 17 से 18 दिनों तक वो यही करता रहा। उसने श्रद्धा के कपड़ों को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा। कुछ कपड़े घर के पास फेंके और बाकी कपड़े एक बहुत दूर कूड़े के ढेर में फेंक दिए। जिस आरी से उसने श्रद्धा को काटा था, उसका हैंडल निकालकर उसने मैदान गढ़ी के तालाब में फेंका और आगे का लोहे वाला हिस्सा गुरुग्राम की तरफ फेंक दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब श्रद्धा का कटा हुआ सिर उसी फ्रिज में रखा हुआ था, तब आफताब ने वापस डेटिंग ऐप बम्बल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसने डेटिंग ऐप के जरिए एक और लड़की को अपने उसी फ्लैट पर बुलाया। उस लड़की के साथ उसने उसी घर में खाना खाया, वक्त बिताया और उस लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फ्रिज से निकालकर आफताब उसे पानी पिला रहा है, उसी फ्रिज में एक कटी हुई लाश का सिर रखा है। आफताब के दिल में ना कोई खौफ था, ना कोई पछतावा। आखिरकार 5 जून को आफताब ने फ्रिज से श्रद्धा का सिर निकाला। उसे पता था कि चेहरा देखकर लाश की पहचान हो सकती है, इसलिए उसने एक सुनसान जगह पर जाकर श्रद्धा के सिर को बुरी तरह जला दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। कत्ल हो चुका था, लाश गायब हो चुकी। फ्लैट को ब्लीच और केमिकल से धोकर ऐसा चमका दिया गया था कि खून का एक कतरा भी न मिले। लेकिन आफताब जानता था कि अगर श्रद्धा अचानक गायब हो गई तो मुंबई में उसके दोस्त और उसका परिवार पुलिस में जाएंगे। इसलिए उसने एक डिजिटल मर्डर की साजिश रची। उसने श्रद्धा का मोबाइल अपने पास ही रखा। वह श्रद्धा के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट से उसके दोस्तों को रिप्लाई करता रहता था। वह इस तरह बात करता था जैसे श्रद्धा जिंदा हो और मजे में हो। उसने अपने किसी भी पड़ोसी से बात करना बंद कर दिया था और हमेशा अपना कमरा बंद रखता था। जून के महीने में आफताब काम के सिलसिले में वापस मुंबई गया। मुंबई पहुंचकर उसने श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ किया और उसे कहीं दूर फेंक दिया। अब श्रद्धा का डिजिटल वजूद भी मिट चुका था। आफताब के इस खौफनाक कबूलनामे के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। पुलिस उसे लेकर मेहरौली के जंगलों में भटकी और कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस को जंगल से कुछ हड्डियां मिली, जिनमें जबड़ा और पेल्विक बोन शामिल थे। डीएनए टेस्ट के लिए उन्हें लैब भेजा गया। पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी करवाया। आज आफताब सलाखों के पीछे है और ये हाई प्रोफाइल केस अदालत में चल रहा है। पुलिस बिना पूरी बॉडी और मर्डर वेपन के हर डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत को कड़ी से कड़ी जोड़कर उसे फांसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की दास्तान नहीं है, ये एक बेहद कड़वा सबक है जो हमें बताता है कि अंधे प्यार में उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है, जो अक्सर शुरुआत में ही दिख जाते हैं। जब भी कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए, जब भी आपका पार्टनर आप पर हावी होने लगे या हाथ उठाने लगे, तो याद रखिए वहां से वापस लौटने में कोई बुराई नहीं है। जान से बढ़कर इस दुनिया में कोई प्यार नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आफताब जैसे शातिर और खूंखार साइकोपैथ के लिए हमारे कानून में कोई ऐसी सजा है जो इस जुर्म के बराबर हो? अपनी राय जरूर साझा करें।